आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम शॉर्ट में ROR भी लिख सकते, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन आज का टॉपिक है हमारे पास। केमिकल काइनेटिक्स हम यूनिट जो है वो स्टार्ट किया यहाँ पे। तो आज जो पढ़ने जा रहे हैं हम वो है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने यहाँ पे कुछ ही स्टडी करने, कुछ ही फैक्टर जो हमारे सिलेबस में मेंशन किया है तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं उन फैक्टर्स को यहाँ पे लिस्ट आउट करता हूँ। पहला फैक्टर जो है हमारे पास वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर जो हमारे पास है वो है हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तीसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को वो हमारे पास है सरफेस एरिया, एरिया ऑफ रिएक्टेंट। मीन्स कि यहाँ पे देखो पहला फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात, नेचर ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे भी रिएक्टेंट की बात, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे भी रिएक्टेंट की बात। यहाँ से पता चल रहा है डिपेंडेंसी जो है वो किसके ऊपर आ रही है, हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट की बात हो रही है। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर हमारे पास है वो है कैटालिस्ट। और लास्ट जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फैक्टर जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को वो है टेम्परेचर। ये जो लास्ट फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे लेके जाएगा हमें जहाँ पे हम एरिनेस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। ये हमें टेम्परेचर जो है ये फैक्टर जो है ये वहाँ पे ले जाएगा हमें कौन सा, टेम्परेचर। तो पहला फैक्टर जो है हमारे पास वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारे पास अगर है, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर उसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाई जाए, अगर उसकी कोई भी केमिकल रिएक्शन की कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की बढ़ाई जाएगी तो इस ऑटोमेटिकली वहाँ पे रेट जो है उस रिएक्शन का बढ़ जाएगा। तो अगर उसको हमने रिप्रेजेंट करना होगा तो हम यहाँ पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे R इज इक्वल टू K A रेज़ पावर N। तो N क्या है हमारे पास, N है ऑर्डर। यहाँ पे हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है N जो है वो ज़ीरो नहीं लेना है, क्योंकि N को अगर हम ज़ीरो ले जाएंगे तो यहाँ पे K जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो N के ज़ीरो के अलावा हम 1 2 3 कोई भी पॉजिटिव नंबर यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला जो रेट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कंसंट्रेशन के। मीन्स कि अगर किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाया जाएगा, मीन्स कंसंट्रेशन पावर N, इसकी कंसंट्रेशन को किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम बढ़ाएंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे रेट जो है वो बढ़ जाएगा। जर्नली मीन्स अगर जर्नली वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन किसी रिएक्टेंट की पावर को, कंसंट्रेशन पावर किसी रिएक्टेंट की हम इंक्रीज़ करेंगे तो रेट जो वहाँ पे इंक्रीज़ होगा। तो जर्नली मैं यहाँ पे इसको आगे लिख देता हूँ, वहाँ पे क्या होगा, जर्नली जो है रेट इंक्रीज़ होगा। मीन्स कि हमारे पास रेयर में कहीं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन या नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन होगी जिनका रेट ज़ीरो होगा या नेगेटिव होगा। 95% हमारे पास ऐसी केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे जिन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को हम बढ़ाएंगे तो रेट जो है हमारे पास वो बढ़ जाएगा। तो ये था हमारे पास पहला फैक्टर जो अफेक्ट कर रहा था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था, अफेक्ट कर रहा था रेट ऑफ रिएक्शन। तो दूसरा हमारे पास है नेचर ऑफ रिएक्टेंट।
नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स मीन्स अगर रिएक्टेंट को देखा जाए तो इसके फेजेस हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फेज नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अगर हम फेज की बात करेंगे यहाँ पे, तो फेज हमारे पास 3 हैं। एक हमारे पास गैसेस है, गैस फेज है, एक हमारे पास लिक्विड फेज है, एक हमारे पास सॉलिड फेज। तो जनरली अगर देखा जाए गैसेस में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो हमारे पास क्या होती है, मॉलिक्यूल्स के बीच में काम होती है। इसका मतलब अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है तो रेट ज़्यादा होगा यहाँ पे। फिर लिक्विड की बात करेंगे तो उसमें थोड़ी फोर्स ज़्यादा होगी तो रेट क्या होगा, कम होगा। तो सॉलिड जो है लास्ट है उसमें बहुत ही कम फोर्स होगी तो उसका रेट जो होगा वो सबसे कम होगा। तो अगर हम ऑर्डर देखेंगे, अगर इसका ऑर्डर देखेंगे तो गैस का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगा लिक्विड से, और लिक्विड का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगा सॉलिड से। मीन्स कि गैस का रेट ऑफ रिएक्शन लिक्विड से ज़्यादा और लिक्विड का रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास वो सॉलिड से ज़्यादा होगा। ये फेज की बात करें। और दूसरा फैक्टर है, अगर हम यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारे पास होमो या हेटेरो फॉर्म में होगी तो उसका जो हमारे पास रिएक्शन होमो होगी, होमो का रेट ऑफ रिएक्शन, होमो का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हेटेरो से ज़्यादा होगा। होमो का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगा हेटेरो से। वो क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि अगर हम होमो रिएक्शन लेंगे, होमो रिएक्शन लेंगे मीन्स कि हम एक ही फेज की बात कर रहे हैं, जैसे गैस है तो गैस और गैस मॉलिक्यूल्स अगर हम लेंगे तो उनमें कोलिजन होने के चांस ज़्यादा है क्योंकि वो इंटरमिक्स आपस में हो जाएंगे, सेम मॉलिक्यूल्स होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा वहाँ पे वो ज़्यादा होगा। इसीलिए मैंने बताया अगर हमारे पास रिएक्शन होमो या हेटेरो, होमो का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा हेटेरो। और तीसरा फैक्टर जो हम इसमें नेचर ऑफ रिएक्टेंट में ऐड कर सकते हैं, तीसरा फैक्टर जो है हमारे पास है केमिकल नेचर्स। मीन्स कि केमिकल नेचर, अगर कोई कंपाउंड हमारे पास स्टेबल है, कोई कंपाउंड अगर हमारे पास स्टेबल है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है हम निकाल नहीं सकते, उसका रेट ऑफ रिएक्शन जनरली जो वो कम होगा। तो अगर हम केमिकल नेचर में क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो है हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय केमिकल स्टेबिलिटी। मीन्स कहने का मतलब यह है अगर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा तो केमिकल स्टेबिलिटी उसकी कम होगी, अगर केमिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ पे कम होगा। तो अगर मैं इस तीनों फेजेस में इनको कंपेयर करूँ, फेज 1 एंड होमो और हेटेरो में से अगर मैं यहाँ गैस फेज को के साथ होमो रिएक्शन लूँ तो ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे, क्योंकि एक ही फेज में वहाँ पे ज़्यादा कोलिजन होने के चांस है और वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा वो ज़्यादा होगा। किसके केस में? नेचर ऑफ रिएक्टेंट में। अगर हमने देखा नेचर ऑफ रिएक्टेंट के केस में अगर फेज में होगा तो गैस का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा लिक्विड से, लिक्विड का ज़्यादा होगा सॉलिड से। अगर इसी को हम गैस फेज में दूसरा फैक्टर जो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट में, अगर रिएक्शन हमारे पास होमो या हेटेरो फॉर्म में होगी, होमो का रेट ऑफ रिएक्शन वो ज़्यादा होगा हेटेरो से, क्योंकि होमो में मीन्स हम वहाँ पे सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन करा रहे हैं, उनमें ज़्यादा इंटरेक्शन होगी तो होमो का रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा। तीसरा फैक्टर जो है जो ऐड किया मैंने यहाँ पे केमिकल नेचर्स। मीन्स अगर कोई स्टेबल कंपाउंड है, जैसे हमारे पास नोबल गैसेज है वो क्या है वो स्टेबल है, उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा कम होगा। मीन्स कि यहाँ पे हम इसमें लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, केमिकल स्टेबिलिटी के साथ, क्योंकि अगर रेट ऑफ रिएक्शन जिसका ज़्यादा है उसकी केमिकल स्टेबिलिटी कम होगी, अगर जिसकी केमिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा है जैसे नोबल गैसेज है उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो यहाँ पे कम होगा। तो ये था हमारे पास तीसरा फैक्टर। तो नेक्स्ट फैक्टर जो है वो हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट मीन्स कि मैं पहले यहाँ पे बता दूंगा, अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे
अगर सरफेस एरिया, एरो का मतलब ऊपर लगाया मैंने, इसका ये मतलब है, मीनिंग है कि ये बढ़ रहा है। सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा हमारे पास तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी बढ़ जाएगा। मीन्स कि मैं आपको कैसे एग्जांपल से समझाता हूँ। सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंट, ये फैक्टर है हमारे पास, थर्ड फैक्टर नंबर थर्ड है सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंट। मीन्स कि मैंने यहाँ पे लिखा कि सरफेस एरिया अगर हम बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास बढ़ जाएगा। किसमें? सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंट। मीन्स कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर हम टैबलेट लेते हैं, जैसे मेरे पास अगर मैंने डिस्प्रिन ली टैबलेट है, तो मैं उसको अगर डायरेक्टली ऐसे पानी में डालूंगा तो उधर वहाँ पे क्या होगा, उसको टाइम लगेगा डिजॉल्व होने में। तो मैं करता क्या हूँ, मैं उसको ब्रेक कर देता हूँ, टैबलेट को ब्रेक कर देता हूँ। ब्रेक करने से क्या होगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जब मैं पानी में डालूंगा तो वो एकदम वहाँ पे डिजॉल्व होगी, उसका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन उसका बढ़ जाएगा। तो यहाँ ऐसे मैं बता रहा हूँ कि अगर ये मेरे पास चौक का एक पीस है, सपोज ये मेरे पास चौक का पीस है, तो जब मैं इसको पानी में डालूंगा इसकी कौन कौन सी सरफेसेस जो है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट होगी। एक तो ये सरफेसेस होंगी और साथ में ये वाली सरफेस भी होगी और साथ में हमारे पास ये वाली सरफेस भी वाटर के साथ इंटरेक्ट होगी। मैं करता क्या हूँ, मैं इस चाक को तोड़ देता हूँ। मैंने इसको तोड़ दिया, अब क्या किया मैंने, इस चाक को तोड़ने से क्या हुआ, इसकी सरफेसेस बढ़ गई। कौन सी सरफेसेस? पहले ये ऐसे था, ये सरफेस टच हो रही थी और ये सरफेस टच हो रही थी, वाटर के साथ हो रही थी। अब मैंने जब इसको तोड़ दिया, इसकी एक ये सरफेस भी बढ़ गई और साथ में ये वाली सरफेस भी इसकी बढ़ गई, वो भी वाटर के साथ इंटरेक्ट होंगी। और वहाँ पे क्या होगा, जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो उसका मतलब वहाँ पे वो डिजॉल्व या जल्दी जल जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास अगर कोई लकड़ी है, ये छोटा हमारे पास लकड़ी का पीस है, ये तीसरा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको क्लियर कराने के लिए, सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंट कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसे अफेक्ट करता है, अगर ये लकड़ी का पीस है तो मैं इसको जलाना है, मैं क्या करूँ, इसी लकड़ी के पीस को, एक ये दूसरा लकड़ी का सेम पीस, मैं उसका पुलवनाइज वुड जो है वो बनाता हूँ। उसको मैं ऐसे काट काट के छोटे बिल्कुल छोटे पीस बनाऊंगा। तो वहाँ पे इस पीस और उसमें पुलवनाइज जो वुड मेरे पास होगी, क्या होगा, उसका सरफेस एरिया क्या है वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया से बढ़ने से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी होगी और उसमें आग क्या होगी, वो जल्दी आग पकड़ेगा इन कंपेयर टू ये जो पीस ऑफ वुड है। तो वहाँ पे क्या हुआ, सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंट बढ़ गया, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर है वो हमारे पास कैटालिस्ट। कैटालिस्ट कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, ये मैं लिख रहा हूं यहां पे, कैटालिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच अफेक्ट द रेट ऑफ अ रिएक्शन। मीन्स की कैटालिस्ट जनरली हम लिखते क्या हैं, हमने 11th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा, विच एनहेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस बट इट रिमेन अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शंस। ये कैटालिस्ट की डेफिनेशन है। अब हमने यहाँ पे फैक्टर देखने, अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कैटालिस्ट भी करता है। मीन्स कैटालिस्ट क्या करता है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, अलबत्ता रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस कर देता है कौन, कैटालिस्ट। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी जिसको शॉर्ट में हम ये लिखते हैं, इसको डाउन कर देगा। मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। एक्टिवेशन एनर्जी पहले हम समझेंगे क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ energy required by the reactant, minimum amount of energy required by the reactant to convert into product, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मीन्स कैटालिस्ट क्या करता है, पार्टिसिपेट रिएक्शन में करता नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस कर देता है।
पार्टिसिपेट नहीं करता है बट रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस कर देता है। यहाँ पे क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को ये डाउन कर देता है। जब एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अगर मेरे पास ये कोई रिएक्टेंट है तो इसको कन्वर्ट हमने कहाँ करना है, किस में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट में। मीन्स यहाँ पे एक एनर्जी बैरियर है, ये एनर्जी बैरियर है। जब एनर्जी बैरियर यहाँ पे लगा है, यहाँ से बहुत सारे रिएक्टेंट्स आएंगे हमारे पास जो कन्वर्ट होना चाहते हैं किसमें, प्रोडक्ट में। तो ये कहाँ से कन्वर्ट होंगे, मीन्स यहाँ पे इसको बैरियर, ये जो ऐसे इसको बैरियर क्रॉस करना तब जाके ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एनर्जी बैरियर है, इसको क्या चाहिए, इसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तभी ये रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे मिनिमम एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को, तब जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे होता क्या है, कैटलिस्ट यहाँ पे क्या कर देता है, इसको, इसका साइज जो है, एनर्जी बैरियर का साइज जो है वो छोटा कर देता है। मीन्स यहाँ पे ये एनर्जी बैरियर है, ये बिल्कुल छोटा हो जाता है और ये रिएक्टेंट जो है ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट। तो अगर एनर्जी बैरियर, कैटलिस्ट क्या कर दिया, यहाँ पे एनर्जी बैरियर को छोटा कर दिया। जब हमारे पास एनर्जी बैरियर छोटा हुआ तो यहाँ पे मैक्सिमम रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर 500 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ 1000 से 2000 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो जब मैक्सिमम प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा तो इसका ये मतलब है यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करूँगा मैं, कैटलिस्ट जो है खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है, अलबत्ता रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस करता है। मीन्स यहाँ पे क्या करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट को जरूरत होती है तो कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट में होता है। मीन्स कि यहाँ पे अगर रिएक्टेंट है, इसको कन्वर्ट किस में होना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको क्या चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट को। जिसको एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी उसका क्या होगा, जब वो यहाँ पे पूछेगा इस एनर्जी बैरियर के ऊपर, तो वहाँ से फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करता है कैटलिस्ट, एनर्जी बैरियर को काम कर देता है। एनर्जी बैरियर को छोटा जब कर दिया तो वहाँ पे क्या है, मैक्सिमम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अगर मैक्सिमम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये था हमारे पास कैटलिस्ट। और लास्ट फैक्टर जो हमारे पास है वो हमारे पास है टेम्परेचर। तो जनरली क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है। किसमें, टेम्परेचर के केस में विट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था, ये एरेनियस ने बताया था। क्या बताया उन्होंने एक इक्वेशन दी थी हमारे पास, K = AE - EA/RT। K क्या था हमारे पास, ये हमारे पास था रेट कांस्टेंट। A क्या था, ये एरेनियस फैक्टर। E क्या था, ये एक्सपोनेंशियल। EA क्या हमारे पास, वो थी एक्टिवेशन एनर्जी। और R क्या हमारे पास, ये हमारे पास गैस कांस्टेंट था। तो T हमारे पास क्या है, वो हमारे पास टेम्परेचर। ये जो इक्वेशन किसने दी थी, एरेनियस। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अगर हमने इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी होगी तो हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे रेट हम लिखते हैं R = K A⁻n। तो इन्होंने कहा अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, मीन्स वहाँ पे इन्होंने बोला कि टेम्परेचर बढ़ाने से K की वैल्यू बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से K की वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास रेट कांस्टेंट बढ़ गया। तो अगर हमने रेट को लिखना है तो रेट को हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, R = K कंसंट्रेशन ऑफ A⁻n। यहाँ पे क्या होगा, अगर K इंक्रीज होगा
क्रे इंक्रीज होगा तो दैट मीन्स यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रेट है वो हमारे पास बढ़ जाएगा। ये था हमारे पास कंसेप्ट किसका, टेम्परेचर का, विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। किसने कंसेप्ट दिया था, एरिनस ने। क्या बताया उन्होंने, K इज इक्वल टू, उन्होंने एक इक्वेशन दी, K इज इक्वल टू AE माइनस ART। ये मैं आपको पहले ही इक्वेशन बता दी, ये हमने बाद में डिस्कस करनी है। K था गैस कांस्टेंट हमारे पास, A एरिनस फैक्टर था, E एक्सपोनेंशियल है, E एक्टिवेशन एनर्जी है, और गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। तो यहाँ पे हम अगर रेट इसके लिए लिखेंगे तो R इज इक्वल टू K A रेज़ पावर N, T बढ़ गया तो हमसे बताया टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ गया। दैट मीन्स यहाँ से हमें ये पता चल गया अगर K बढ़ रहा है इसका मतलब यहाँ पे जो रेट भी बढ़ जाएगा। मीन्स इसके साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पे रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर को। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शंस। लिस्ट आउट मैंने किए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट, जो लास्ट है हमारे पास टेम्परेचर। थैंक यू।